अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोबाइल साहब में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। जिस तरह से जंग बंदी की गई है, इसके बाद बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं और देखने वाली बात यह है कि ईरान और इज़राइल के दरमियान ये जो जंग बंदी की पेशरफ्त हुई है, इसके ये कितनी देर पा रहेगी, ये देखना होगा। इस पर हम आज बात करेंगे और इसके साथ साथ जंग बंदी के पस मंज़रात पर भी हम आज के इस प्रोग्राम में नज़र डालेंगे और कितना ये पायदार रह सकती है और इज़राइल पर कितना बिलीव किया जा सकता है, इस पर कितना भरोसा किया जा सकता है। इस हवाले से भी आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे और ये देखेंगे कि जंग बंदी के तक जो है किस तरह से किसने क्या रोल अदा किया है। और इज़राइल जो जारहाना अपने इक़दामात अगर हम देखें वो फ़लस्तीन में जारी रखा हुआ है, लेकिन बहरहाल ये ज़रूर हुआ है कि इज़राइल ने घुटने टेक दिए। और इवन अगर हम अमेरिका की भी बात करें तो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो पेश हैं, जिस तरह से उन्होंने ऐलान एक मरतबा फिर किया, जैसे अगर हम भारत के ऑपरेशन सिंदूर या फिर जिस तरह से भारत ने किया था और भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो बन आई थी, उस मौके पर भी इन्होंने इसी तरह का क्रेडिट लिया था और ऐलान किया था कि उन्होंने जंग बंदी करवाई है। बहरहाल भारत ने इसकी हमेशा मजम्मत की। एक मरतबा फिर उन्होंने यही मामले को जो है दोहराते हुए ये कहा है कि वो जंग बंदी उन्होंने कराई है और इसमें दीगर जो दुनिया की ताकतें हैं उनका भी कितना जो है रोल कैसा रहा है, इस पर भी आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। आपको बता दें कि गुज़िश्ता शब जिस तरह से गुजरी, इंतहाई यानी खलीज अरब में अगर हम देखें तो ईरान की जानिब से जो मिज़ाइल बरसाए गए, इसके बाद एक अफरा तफरी जैसी सूरत हाल पैदा हो गई थी। लेकिन बहरहाल जंग बंदी, आज सुबह जंग बंदी की बात जैसे ही सामने आई तो सभी ने एक वक्ती हम कह सकते हैं कि राहत की सांस ली। ईरान और इज़राइल की जंग बंदी से मुताल्लिक़ आज सुबह अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान मंजर पर आया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान और इज़राइल ने जंग बंदी से इत्तफाक़ किया है। क़तर में अमरीकी फ़ौजी ठिकाने पर गुज़िश्ता शब ईरानी हमले के चंद घंटों बाद ट्रंप ने जंग बंदी का ऐलान किया। मंगल की सुबह 7 बजे से जंग बंदी को नाफिजुल अमल करने की बात की गई। नाजायज़ इज़राइल के वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्होंने अमरीकी सदर को जंग बंदी से मुताल्लिक़ तजवीज़ पेश की। इस दौरान ईरान के सरकारी टेलीविज़न ने भी जंग बंदी की तौसीक़ की। इब्तिदा में ज़रूर ये कहा गया कि अभी हमने इस हवाले से कोई यानी इक़रार नहीं किया है, लेकिन इसके बाद फिर इस बात की तौसीक़ सामने आ गई कि जंग बंदी से इत्तफाक़ किया गया है। ख्याल रखा जाए कि पीर की रात क़तर का सदर मकाम दोहा के आसमान पर ईरानी मिज़ाइल अमरीकी ठिकानों की तरफ तेज़ी से बढ़ते हुए देखे गए, जिनको फ़िज़ा में नाकारा बनाया गया। ईरान की जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमले के बाद ऐलान किया गया था कि वो ख़ित्ते में अमरीकी अहदाफ व मफादात को निशाना बनाएंगे, जिसके मुताबिक इसकी जानिब से गुज़िश्ता शब क़तर और इराक़ में अमरीकी फ़ौजी ठिकानों पर मिज़ाइलों से हमले किए गए। ईरान ने कहा कि इसकी जानिब से दोहा में वाक़े अल उदैदा एयरबेस को निशाना बनाया गया, जो US एयरफोर्स कमांड सेंटर के तौर पर काम करता रहा है। ये अमेरिका का एक बड़ा ठिकाना है जहां दहशतगर्द अमरीकी अफवाज, ये ईरान के जो है अल्फाज हैं कि जहां दहशतगर्द अमरीकी अफवाज वस्त एशिया में अपनी दहशतगर्दियां अंजाम देते हैं। इसी दौरान क़तर ने कहा कि इसने क़तर में दाखिल होने वाले 18 से 19 ईरानी मिज़ाइलों को कामयाबी के साथ फ़िज़ा में नाकारा बनाया और इसमें किसी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। क़तर और दीगर अरब हुकूमतों ने क़तर के फ़िज़ाई हदूद में मिज़ाइल हमलों की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की। क़तर ने कहा कि ये किसी सूरत नाकाबिल कबूल है। इसी दौरान ट्रंप ने कहा है कि ईरान और इज़राइल के दरमियान मुकम्मल तौर पर जंग बंदी तय हो गई है। इसी दौरान ट्रंप ने ईरान में हुकूमत तब्दील करने से मुताल्लिक़ मंसूबे पर किए गए सवाल के जवाब में कहा कि अमेरिका का ऐसा कोई मंशा नहीं है। उन्होंने साथ ही ईरानियों की तारीफ भी की। इस दौरान इज़राइल ने कहा कि इसने ईरान के ख़िलाफ़ अपने तमाम अहदाफ हासिल कर लिए हैं। ईरान ने वार्निंग दी है कि अगर इज़राइल की जानिब से जंग बंदी की खिलाफ वर्जी होगी तो वो इसका सख्त जवाब देगा। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा है कि तेहरान इज़राइल पर भरोसा नहीं करता। आपको बता दें कि हमेशा
इज़राइल की जानिब से हमास से भी जितने वादे किए गए, जब भी इज़राइल टेबल पर आया, लेकिन उसने कोई भी मुज़ाकरात का यानी उसकी जो है पास और लिहाज नहीं रखा, बल्कि हमेशा खिलाफ वर्जी की। तो अब सवाल यहाँ पर यह भी है कि अब जिस तरह की जंगबंदी की बात हुई है, जंगबंदी से इत्तेफाक किया गया है, तो क्या इज़राइल इस जंगबंदी पर कायम रहेगा या फिर वो फिर एक मरतबा वही वादा खिलाफी का काम करेगा, वही धोखे का काम करेगा। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए ईरान की जानिब से कहा गया है कि अगर इज़राइल की जानिब से किसी भी तरह की खिलाफ वर्जी की जाएगी तो ईरान की जानिब से फिर एक मरतबा सख्त जवाब दिया जाएगा और हम अपने शराइत की बुनियादों पर यहाँ फ़ैसला करेंगे। और यहाँ पर यह भी बात काबिल ज़िक्र है कि गाज़ा का मामला, फ़लस्तीन का मामला, इस हवाले से इंटरनेशनल मीडिया में जिस तरह के तबसरे चल रहे हैं वो यही चल रहे हैं कि जो नेगोशिएशन या फिर यानी जंगबंदी के हवाले से ये जो ताख़ीर हुई है या जो कुछ भी मामला रहा है, इसमें बुनियादी तौर पर गाज़ा का मामला और फ़लस्तीन का मामला रहा है। क्योंकि ईरान यानी शुरू ही से देखा जाए तो उसने यानी फ़लस्तीन के काज को जो है सपोर्ट किया है और इज़राइल के वजूद का इनकार किया है। यही बुनियादी वजह है कि इज़राइल और ईरान के दरमियान ये रखाबत और टकराव एक अरसे दराज से, यानी ईरान के हम ये कहेंगे कि 1979 में जो इनकलाब आया था उस वक्त से लेकर आज तक अमेरिका और इज़राइल को यही ईरान से मुखासमत है कि वो इज़राइल को नहीं मानता, इज़राइल के वजूद को नहीं मानता और ख़ित्ते में दो रियासती हल को किसी सूरत वो नहीं मानता, बल्कि वो एक रियासती हल पर ही बिलीव रखता है जो सिर्फ़ और सिर्फ यानी वो सरज़मीन जो उस सरज़मीन पर रहने वाले हैं उन्हीं की है। यानी इससे मुराद यही है कि फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का है, फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का है। यहाँ पर बाहर से आकर कब्ज़ा करने वालों का किसी सूरत फ़लस्तीन नहीं हो सकता। आपको बता दें कि इस हवाले से मुख्तलिफ यानी ये जो जंगबंदी की गई है इस पर मुख्तलिफ तबसरे इस वक्त शुरू हो चुके हैं और मुख्तलिफ आरा जो है सामने आ रही हैं और मुख्तलिफ चेमागोइयाँ भी चल रही हैं, मुख्तलिफ खदशात का इजहार किया जा रहा है, ख़तरात का भी इजहार किया जा रहा है और अभी ये समझा जा रहा है कि इसको मुस्तकिल जंगबंदी ना समझा जाए। अगर हम BBC की बात करें तो BBC की जानिब से कुछ इस तरह से यानी बात की जा रही है कि ट्रंप ईरान में हुकूमत की तब्दीली नहीं चाहते, नेतन्याहू की अमरीकी सदर से बातचीत और मज़ीद हमले न करने की यकीन दहानी कराई गई है। इसमें कुछ इस तरह से खुलासा किया गया है कि इज़राइल के वज़ीर दिफा का कहना है कि उन्होंने इज़राइली फ़ौज को ईरान की जानिब से जंगबंदी के ख़िलाफ़ वर्जी के जवाब में तेहरान में ईरानी हुकूमत को निशाना बनाने का हुक्म दिया। ईरानी सरकारी मीडिया ने कहा कि ईरान इस इल्ज़ाम की तरदीद करता है कि इसने जंगबंदी के निफाज के बाद इज़राइल पर कोई मिसाइल दागा। इससे कबल इज़राइली हुकूमत का कहना था कि इसने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जंगबंदी की तजवीज़ उस वक्त कबूल की जब ईरान पर हमलों के अपने मकासद हासिल कर लिए। यानी इज़राइल ये दावा कर रहा है कि इसने ईरान के हवाले से जो अपने मकासद तय किए थे वो उसने इसको हासिल कर लिया है। इससे पहले ईरान ने अपनी जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमलों के रद्दअमल में ख़तर में वाक़े अमरीकी फ़िज़ाई अड्डे पर मिसाइल दागे। सदर अमरीका डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इन हमलों में कोई अमरीकी या ख़तरी जानी नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने ईरानी कार्रवाई को इंतहाई कमज़ोर करार दिया और ईरान का बर वक्त पेशगी इतला देने पर शुक्रिया भी अदा किया। ये BBC कह रहा है। क़तर का कहना है कि अल उदैद में वाक़े अमरीकी फ़ौजी अड्डे की तरफ दागे गए तमाम मिसाइलों को नाकारा बना दिया गया और इस हमले को खुली जारियत और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया गया। देखिए, अगर ईरान हमला करता है वो भी अमरीकी अहदाफ पर, तो फिर इसको बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी अमेरिका करार दे रहा है, जबकि ख़ुद अमेरिका और इज़राइल किस तरह से ईरान में उन्होंने हमला किया और किस तरह से वो गाज़ा में, अगर इज़राइल की बात करें तो मुसलसल इज़राइली हमलों में मासूमों का, बेकसूरों का, निहत्तों का इज़राइल खून बहा रहा है और दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। इसी दरमियान बरतानिया के वज़ीर आज़म का भी रद्दअमल सामने आया। उन्होंने कहा कि ईरान और इज़राइल के दरमियान जंगबंदी बरकरार रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह मशरिक़ वस्ता में ये अम्र इंतहाई ज़रूरी है कि इस्तेहकाम को
यकीनी बनाया जाए। इनका कहना था कि ईरान को कभी भी जौहरी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए और अब इन्हें मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आना चाहिए और देर हो या जल्दी, लेकिन इन्हें किसी भी सूरत में यानी जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देना चाहिए। नीदरलैंड में होने वाले नेटो सरबराह इजलास का हवाला देते हुए बरतानिया के वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि ये वो पैगाम है जिस पर मैं आज नेटो में दीगर रहनुमाओं के साथ तबादला ख्याल कर रहा हूँ। इससे कबल यानी उन्होंने कहा था कि अमीर क़तर से अमरीकी अड्डे पर ईरानी हमले के बारे में उन्होंने बात की है। वज़रे इस तरह की सूरत हाल है और इसी दौरान गाज़ा पर पिछले 24 घंटों के दौरान इजराइल की बर्बरियत का सिलसिला जारी रहा। ये और बात है कि जो मज़ाहमत करने वाले हमास और दीगर जो वहाँ मुसल्लह मुजाहिदीन हैं, उन मज़ाहमतकार हैं, उनकी जानिब से इजराइल को शिद्दत के साथ जवाब दिया जा रहा है। और जब से ईरान के हमले शुरू हुए हैं तब से ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वहाँ पर जो मज़ाहमती तहरीकें हैं उनको कुछ तक़वियत मिली है, क्योंकि इजराइल जो मुकम्मल तौर पर गाज़ा में जुल्म व सितम ढा रहा था, उसकी जो ताकत थी वो मुनक़सम हुई और वो तक़सीम हुई और वो ईरान की तरफ उसको तवज्जो देनी पड़ी, क्योंकि ईरान की जानिब से जो सख्त तरीन मिसाइल हमले किए जा रहे थे, जिसके बाद इजराइल बिलखुसूस तेल अवीव, हैफा, यहाँ पर लोग ज़ेर ज़मीन बंकरों में रहने पर मजबूर हो गए थे और इजराइल बौखलाहट से दो चार हो चुका था, जिसका नतीजा ये हुआ कि उसकी जो मुकम्मल तौर पर जो जारियत, जो बर्बरियत गाज़ा में हो रही थी, उसमें कमी आई। अब देखना ये होगा कि अब आगे क्या होगा और क्या ये जो जंग बंदी है ये मुस्तकिल तौर पर कायम रहेगी और बिलखुसूस गाज़ा में और फ़लस्तीनी कास के हवाले से ये क्या कुछ असर दिखाएगा, जिस तरह से ईरान का जो कुछ हमला हुआ है। तो बहरहाल हम इस पर भी बात करेंगे और इसके साथ साथ जो एक नया डेवलपमेंट हुआ है इस पर भी हमारी नज़र होगी। मेरे साथ इस वक्त फ़ोन लाइन के ज़रिए जुड़ चुके हैं सीनियर सहाफ़ी, सियासी तजियाकार शेख मंजूर अहमद साहब दिल्ली से। मंजूर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मंजूर साहब, मैं जानना चाहूँगा, गुज़िश्ता रोज़ हमने बात की थी और यकीनन हमारा प्रोग्राम ख़त्म हुआ उसके कुछ ही वक्त में, हम कह सकते हैं उसी दौरान ये एक पेशरफ्त हुई। अगरचे ईरान की जानिब से हमला किया गया क़तर में, एक बहुत बड़ा मतलब एक डेवलपमेंट था और तमाम यानी खलीज अरब में एक अफरा तफरी जैसा जो है माहौल हो गया था कि पता नहीं अब और आगे क्या होने वाला। लेकिन जैसे ही सुबह हुई तो फिर ये मामला जंग बंदी में तब्दील हो गया। किस तरह से देख रहे हैं मंजूर साहब? देखिए, अगर यानी कि ये लगता है कि यूएस को जब ये महसूस होने लगा है कि इजराइल कमजोर पड़ रहा है इस मामले में और जो उसने स्ट्राइक भी की उसका भी ज्यादा खातिर खा नतीजा तो नहीं निकला, तो अल्टीमेटली उन्होंने यही अच्छा समझा कि इस जंग को ज्यादा तूल न दिया जाए, क्योंकि उससे इजराइल में ज्यादा से ज्यादा तबाही हो जाएगी और उसके वजूद को खतरा होने लगा है। इसी वजह से ट्रंप ने भी ये सही समझा कि यही हमारे लिए बेहतर होगा कि सीज फायर किया जाएगा। अब ये इसमें दो चीजें और है, जो जिस मकसद के लिए इजराइल ने अमेरिका ने दोनों ने मिलके एक प्लान के जरिए ये कोशिश की थी कि हम, उनके पास दो मकासद थे। एक था कि ईरानियन रिजीम को चेंज करने का, हाँ। दूसरा था इसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको खत्म करने का। जी हाँ। अब 12 दिन के जंग में वो हासिल ही कुछ न कर सके। 12 दिन में उन्हें पता चला कि जिनके साथ उन्हें मुकाबला है उसको आसानी से वो हरा नहीं सकेंगे। तो ये उनके लिए बहुत चैलेंज होने लगा। अच्छा, यहाँ से जो ट्रंप है, ट्रंप जो है एक किस्म का ताजर भी है। उसको ये समझने लगा कि अगर ये जंग चली तो पैसा, आर्म्स एंड एम्यूनिशन सारा कुछ
उसी का लगेगा, क्योंकि इजराइल तो खोखला हो गया है। जो उसको गाजा जंग है या पिछले 10 दिन 12 दिन से वो जंग है, ये सबों को मालूम हो गया कि उनके पास हथियार कम पड़ने लगे, मिसाइल जो है वो कम पड़ने लगे, जो आयरन डोम है इसमें शिगाफ होने लगा जी। कई चीजें हैं, और इससे जो वहां पर जो अफरा तफरी मची है उसको वो कहां तक उसको वो सस्टेन करता। फाइनली अमेरिका को ही सस्टेन करना था इजराइल को बचाने के लिए। ये तो आया है सबों को कि अगर अमेरिका अपना हाथ उठाएगा इजराइल से, इजराइल तो 2 दिन में खत्म हो जाएगा। उनको वो तो हमस से नहीं लड़ सके। अब देखिए आज 18-20 महीने हो गए जी, क्या किया वो। पैनल से चाहूंगा कि मैं ये टाइटल निकाल दें, ये गुज़िश्ता रोज का है, आज का नहीं है, निकाल दें जी मंजूर साहब। तो ये चीजें मद्देनजर रखकर अब उनके जो मकासद थे वो तो पूरे नहीं हुए। अब उन्होंने यही समझा कि खैरियत इसी में है कि इसका कोई जो है वाया मीडिया निकाले, और उन्हें लगा कि इस जंग को ही बंद करना जो है ये इफादियत नहीं, इसी में इफादियत है और यही इनके इंटरेस्ट में है। इसमें जो इंटरनेशनल मीडिया में आया, जो खुद ट्रम्प ने कहा है कतर का बड़ा अहम रोल रहा है, शायद वो इससे इस दौरान जो है पीछे से वो मीडिएशन करता रहा, क्योंकि कतर ने कई बार कहा जो जंग के दौरान कि अगर ईरान के न्यूक्लियर पावर या किसी चीज को नुकसान हुआ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उन्हीं को होगी, क्योंकि ईरान का जो ये पानी, उनके लिए पानी की जो किल्लत हो जाएगी, 2-3 मुल्कों का इसने नाम लिया जिसमें बहरीन है, कतर है, उससे उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि नजदीक है एक दूसरे से, गल्फ कंट्रीज एक दूसरे से तकरीबन जुड़े हुए हैं तो ईरान के साथ जुड़े हुए, इसलिए उनको ये अच्छा था अगर ये बढ़ गया किसी ये तो सबसे पहले वही इसी के लपेट में आ जाए। और उनकी ये कोशिश हमेशा यही रही कि वो किस तरीके से इस जंग को बंद कर रहे। हालांकि वो किया उन्होंने बिगनिंग में किया कि ईरान के खिलाफ, ईरान के इसकी मजम्मत की जब वो ये किया, लेकिन वो ऐसे फंस गए क्योंकि उनके खतरे, उनका वजूद जो है खतरे में आया। जी जी। तो एक तो ये है, और ट्रम्प को जब खुद महसूस हुआ कि ये जंग अब जीतने के आसार कम है, तो उसने यही आफियत किसी में समझी कि हमारे लिए बेहतर है कि सीज फायर का ऐलान किया। हालांकि सीज फायर के बाद भी दोनों तरफ से रॉकेट्स पर हमला हो गया है, और फिलहाल तो मुझे लगता है क्योंकि ये अब ये तो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, देखना है इसके बाद हालात क्या। लेकिन एक चीज इससे जो है वाज़ह हो गई है जी कि ईरान एक इस रीजन में एक बड़ी ताकत के तौर पर उभर गया है। जी जी, पहले था, लेकिन इसको ये जो कह रहे थे पहले, इसके जो ये इनका था पहले, इसके जो एलाइज थे, जैसे जिन्हें ये कहते प्रॉक्सीज, चाहे वो सीरिया था, हिजबुल्लाह था, हमस था या हुतीज है जी, या इसमें जो है इराक में एक ग्रुप है, वो जो उनको लग रहा था पहले हमने उनको खत्म किया जी, उसके बाद वो ईरान के साथ टैकल कर सकेंगे। लेकिन वो बावजूद चाहे सीरिया में भी रिजीम चेंज हुई, हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप खत्म हो गई जी, हमस भी तकरीबन यानी कि उसकी भी लीडरशिप जो है खत्म हो गई, लेकिन ईरान की लीडरशिप ने जो जिस तरीके से इस जंग के दौरान अपनी क़यादत का मुजाहिरा किया, वो अब सही है कि इसको वो जो कहते हैं ना, इसको हराना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। मंजूर साहब, यहाँ पर अगर इन 12 दिनों में अगर हम देखें तो इजराइल को जो नुकसान पहुँचा है, वाकई वो किस तरह का नुकसान है और क्या उसने तवक्का की थी, और वो उस नुकसान का अगर तखमीना लगाया जाए, क्योंकि माली नुकसान, जानी नुकसान नहीं हुआ, यहाँ पर ये सवाल हो रहा है कि भाई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, फौजी अहदाफ को भी जी, इसमें 2-3 चीजें होती है जी। एक तो पहली बार इजराइल ने इस किस्म की डैमेज नहीं विटनेस की है जब से इस कंट्री का वजूद आया है जी।
इतना नहीं देखा उन्होंने। उनको आदतें, इजरायली लोगों को ये आदत थी, वो दूसरों की बर्बादी देखते थे और इससे उनको एक्साइटमेंट होती थी जी, खुशी होती थी, सैडिस्टिक प्लेजर जिसे हम कहते हैं। अब जब उन पर ये ताबड़तोड़ हमले हो गए, उसमें दो तीन चीजें, एक तो रेजिडेंशियल, एक इंडियन न्यूज चैनल जो है न्यूज 18 ने कुछ वहां पर अपने जो है रिपोर्टर्स वहां पर भेजे हैं, जो रेजिडेंशियल तबाही हुई, एक तो ये है जिससे वो हजारों की तादाद में जो है घर बर्बाद हो गए, लोगों को मजबूर होना पड़ा। कल ही एक रिपोर्ट आया 25,000 इजरायलीज हैव शिफ्टेड टू साइप्रस, साइप्रस चले गए छोड़कर, साइप्रस गए हैं। दूसरी बार बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस है, बड़े बड़े जो सेंटर्स है, सेंट्रल सेंटर, जैसे पोर्ट है, हैफा पोर्ट, जैसे जो आपने देखा वेजमैन एक इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट, जहां पर हर किस्म की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की रिसर्च होती है, जी। वो उसमें कहते हैं 42 लैब्स जो वहां पर थे वो बर्बाद हो गए। जैसे आपने देखा स्टॉक एक्सचेंज उनका बिल्कुल तबाह कर दिया। इसके अलावा डिफेंस मिनिस्ट्री का जो मोसाद का हेडक्वार्टर, प्राइम मिनिस्टर के घर का जो एयरपोर्ट हुए, ये इतनी तबाही है। एक मुल्क जो है इसको रिकवर करने में अगर उसको मदद नहीं करेगा, इसको बहुत टाइम लगेगा। और इससे जो डिस्प्लेसमेंट हुई है, डिस्प्लेसमेंट इतनी हुई है जिसका अंदाजा नहीं किया जाता है। इसी वजह से इजरायली लोग, अगर आपने कुछ शायद लग रहे थे कुछ इसमें से जो वीडियोस शायद फेक भी है, लेकिन वो दिखाते हैं इजरायली लोग माफी मांगते हैं कि ईरान से कि हमें बख्शो, हम नहीं करेंगे ये दूसरा, क्योंकि उन्होंने कभी उनकी जिंदगी जो है ऐसे आराम के साथ गुजरी है। उन्होंने कभी ये नहीं देखा है जो फलस्तीनी या जो है जो ईरान के लोगों ने जो मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ा सैंक्शंस के वजह से या दूसरी वजह से, उनका ये इराक के साथ 8 साल का जंग रहा, इसके बाद जो उनको तरह तरह के उन पर जो अटैक हुए, इसके बाद उनका सर्वाइव करना एक मिरेकल से कम नहीं है। मजदूर साहब, जहाँ तक अगर हम देखें इनके जो यानी अगर हम इजराइल की बात करें, अमेरिका की बात करें, और अमेरिका इजराइल का मुहाफिज है ख़ास तौर पर, और इनके हथियारों की जो है एक साख है दुनिया में, और ये दुनिया को ये कहते हैं, ऑफ़र करते हैं कि भाई आप हमारे हथियार ले लें और ताकि आपकी अच्छी हिफाजत हो जाए। तो ये इनका बुनियादी तौर पर एक इनकी तिजारत है। तो ये जो साख थी इनकी, ये कितनी बर्बाद हुई है, ये कितनी मुतासिर हुई है, और ये मैं जानना चाहूंगा। 2-3 झटके लगे, तो कुछ रिपोर्ट्स है जो कंफर्म नहीं है। इनके जो F-35 जो है जहाज, उनमें से कहते हैं 2-3 तो गिराए गए हैं ईरान ने। अगर ऐसा हुआ है, इफ इट इज कन्फर्म्ड, तो एक तो ये इंडस्ट्रीज जो है डिफेंस इंडस्ट्रीज, उसको सेटबैक बहुत लगेगा। दूसरी बात, नई नई टेक्नोलॉजी, जो नया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। जैसे जामिंग करना, ये जो है, जैसे चीन के पास जो नई टेक्नोलॉजी आई है, और ये भी है, ये एक जैसे इंडिया पाकिस्तान का जो वार अभी चला ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, बॉर्डर तो किसी ने क्रॉस नहीं किए, एक दूसरे पर ही दूसरे एयर से ही हमले किए गए। इसी तरह यहाँ पर वो तो एक दूसरे के साथ थे, यहाँ ये हुआ, यहाँ तो 1700-1800 किलोमीटर की डिफरेंस, बहुत डिस्टेंस तवील। जी, इसके सिर्फ यहाँ मिसाइलों से ही अटैक हुआ, यहाँ ग्राउंड अटैक तो नहीं हुआ ना, इसकी कोई पॉसिबिलिटी थी, क्योंकि ईरान का जो बॉर्डर है, एक तरफ उसको पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, अजरबैजान है, टर्की, ये सारा मिला के दूसरी तरफ इसका गल्फ, ये जो है पर्शियन गल्फ है, तो इस मामले में उसको लॉन्च ही नहीं कर सकती थी। ये उस ग्राउंड अटैक के लिए बहुत सारा चीज चाहिए, लेकिन ये अब वाज़ेह हो गया है कि ईरान में इतनी कैपेसिटी है, जो उसको बिगनिंग में नुकसान हुआ, उसको ओवरकम, उसमें इसको जो है उसका परवाह न किए हुए, जिस तरीके से उन्होंने दिलेरी से, तदब्बुर से, जिस तरीके से उन्होंने पलटवार किया, इसके सारे लोग। अच्छा, मंजूर साहब, यहाँ पर आयरन डोम की जो है सारी दुनिया में जो है धूम होती थी, वो तो धरे के धरे रह गए।
अप्रिशिएट करते हैं सिक्योरिटी ऑफिशियल्स, हालांकि उनको कभी उम्मीद नहीं थी, उनको ये लग रहा था यहाँ पर जो है सैंक्शंस या इंटरनल डिफरेंसेस और इंटरनल सबटाज की वजह से यहाँ पर इजीली ये हो जाएगा, लेकिन उनके तवक्कात के मुताबिक नहीं हुआ, बल्कि जिस पेशेंस और समझदारी से उन्होंने वापस किया उसने वेस्ट को यानी कि हैरान किया, स्टन किया, और इसी वजह से वो इस बात पर मजबूर हुए। ट्रंप जैसा आदमी जो कह रहा था कि हम इसको, जो इनका जो रिलीजियस लीडर है, इसको मारेंगे, इसके अलावा हम बात नहीं करेंगे। 10 दिन 5-6 दिन पहले इसने ये कहा, और न्यूक्लियर प्रोग्राम हम उनको बनने नहीं देंगे। जी हाँ, ये इसका अलग ऐलान 3 बार कहा, 4 बार कहा, अगर वो खत्म होंगे हमारे पास सरेंडर किए तो फिर आ जाइए। आज वही जो है ईरान जिंदाबाद के नारे लगा रहा। बिल्कुल, ये ईरान अभी कुछ वक्त पहले का जो है आपने ट्वीट में लिखा है। जी हाँ, कुछ वक्त पहले जो है मीडिया से बात करते हुए यही कह रहे हैं, बल्कि ईरानियों की तारीफ कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बिल्कुल वो जो है अच्छा ट्रेड करने वाले हैं, मेक ईरान ग्रेट। हाँ, और रेजिम चेंज का कोई हमारा जो है मंशा नहीं है। फिर उससे पहले बोल रहे थे कि रेजिम चेंज कर देंगे। ये देखो ना, ये 4 दिन की ये उसकी बोलती जो बोलता है जी, वो बोलता है रियलिटीज को देखकर। आप जब उसको 5 दिन पहले भी उसके पास ये था, उस वक्त क्यों बोला कि मैं रिजीम भी चेंज करूंगा, मैं ये भी करूंगा, वो भी। उस वक्त तो उसे लगा कि हम हावी है। जब ये खत्म हो गया तो फिर अब वही कहने लगा जिस पर नेगोशिएशन हो सके। जी हाँ। अच्छा, बरतानिया के वजीर आज़म का एक बयान सामने आ रहा है, वो ये कह रहे हैं कि ईरान को किसी सूरत जौहरी तवानाई हासिल नहीं करने देना चाहिए और टेबल पर लाना चाहिए। जब आपने तबाह कर दिया तो फिर टेबल की क्या बात है? बरतानिया वाले ये जो सारे जो है ना, इनके पब्लिसिटी करते हैं। अगर आप देखें 2014 में जो ईरान ने 5+1 कंट्रीज के साथ जो महादा किया है, जी हाँ, इस पर ये एग्री हुआ था, ये न्यूक्लियर जो इसका प्रोग्राम है, इट्स ओनली फॉर पीसफुल पर्पसेस, ये नहीं बनाएगा। और ये प्रोग्राम जो है इसको सब्जेक्ट टू स्क्रूटिनी बाय IAEA, इंटरनेशनल अथॉरिटी एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। जी हाँ, बिल्कुल। ये ईरान ने साइन किया, जिस पर सारे लोगों ने, इसमें अमेरिका इसमें सिग्नेटरी था। जी हाँ, और आप से ये देखिए, ये जो बरतानिया वाले भी कहते थे उस वक्त जब ट्रंप ने 2018 में विड्रा किया, यही बरतानिया इसने कहा कि ये गलती की है अमेरिका ने, हमने बेस्ट डील की थी, नहीं होना चाहिए। और आप देखिए 10 दिन पहले अमेरिका की जो तुलसी गबार्ड है उसने बयान दिया, जी हाँ, ये जो है ईरान में कुछ नहीं के सामने, कि हमारे पास पूरा रिपोर्ट है कि उनके पास कोई वेपन नहीं, ये नहीं बना रहे। जी हाँ, जौहरी हथियार। लेकिन ट्रम्प जी कहते हैं नहीं, वो क्या जाने, मुझे पता है ये बना रहे। ये ऐसी बात है जैसे टॉनी ब्लेयर और बुश ने कहा कि इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। जी हाँ, और उस यही बहाना बना के उस पर हमला किया। फिर टॉनी ब्लेयर ने माफी मांगी, मैंने गलती बयान की, और तब तक तो तबाही हुई थी। जी हाँ, ये बड़े लोगों के, ये जो बड़े बड़े पावर्स है, इनके कॉल फेल में बहुत फर्क है। उनको वक्त की नजाकत देखकर ही ये बयान देते। बिल्कुल, इसके बावजूद भी दुनिया इनके बारे में क्या सोचती है और अभी किस तरह से। मंजूर साहब, एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए कहा। जी, एक छोटा सा, नाज़रीन, हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हमारी बातचीत जारी रहेगी और हम ये देखेंगे कि जो दुनिया की बड़ी ताकतें हैं उनका रोल इस ईरान और इजराइल की जो जंग हुई उसमें क्या रहा और अब आगे के हवाले से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। और जिस तरह से इन 2 हफ्तों के दौरान हम कहेंगे कि जो सूरत हाल बनाई थी, क्या हम वाकई उससे निकल गए हैं, सारी चीज़ों पर जो है नज़र डालेंगे। और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद मोबाइल साहब में आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। मंजूर साहब, मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगा आपसे कि ईरान की जानिब से यानी सीज़ फायर के बाद भी साथ ही साथ जो बयान जारी हुआ है उसमें ये भी कहा गया है कि हम इज़राइल पर किसी सूरत जो है इस पर बिलीव नहीं करते, हम इस पर भरोसा नहीं करते और नहीं कर सकते। और फिर साथ ही साथ ये कहा गया कि अगर कोई वायलेशन होगा तो हम इसका सख्त जवाब देंगे। इसके साथ मेरा ये भी आपसे सवाल है
कि एक तो इसराइल पर कितना बिलीव किया जा सकता है, अमेरिका पर कितना बिलीव किया जा सकता है, और दूसरी चीज़ ये है कि ईरान की जानिब से जो शदीद नौइयत के हमले किए गए इसराइल पर, तो क्या इन हमलों के बाद कुछ गाज़ा वालों को, फ़लस्तीन वालों को राहत मिलेगी? क्योंकि जिस तरह की शिद्दत के साथ इसराइल पूरी तवज्जो के साथ क़त्ल-ए-आम मचाया हुआ था, क्या कुछ उसमें वहाँ के रेजिस्ट करने वाले फोर्सेस को नहीं, कुछ? मुझे नहीं जी। लगता है ऐसा होगा। अगर आप देखेंगे, आज मैं अभी रिपोर्ट देख रहा था, आज 80 से ज्यादा फलस्तीनियंस को वहां पर हलाक किया गया, और उसमें से जो एड वहां लेने गए थे उन्हीं पर गोलियां बरसाई गई है। एक्चुअली ये क्या करना चाहते थे, तो हालांकि ये होना चाहिए था जंगबंदी में, एक कंडीशन ये भी होनी चाहिए थी कि इस पर जो है, गाजा पर जो है सीज फायर होना चाहिए था, जो इजराइल और अमेरिका ने मान लिया था, जो उन्हीं की कंडीशन यानी कि उन्हीं की वजह से उस पर 3 स्टेजेस में माना था। लेकिन अब ये इसका सारा नजला जो है गाजा के लोगों पर निकालेंगे। ये एक्चुअली बदकिस्मती है हमारे इस्लामिक वर्ल्ड की, कि अभी जब ट्रंप वहां गया मिडल ईस्ट, किसी भी एक कंट्री ने ये नहीं कहा, वहां सिर्फ उन पर पैसे ही निछावर किया, बूछाड़ की पैसों की उस पर। किसी में ये हिम्मत नहीं थी उसको कहते कि गाजा में सीज फायर कीजिए। एक तरफ ट्रंप कहता मैं अमन का पुजारी हूँ, दूसरी तरफ जिस बेरहमी से वहां पर मारा जाता है लोगों को, तो बेहस है। और ये लोग जो अरब लोग जो है, खासकर जिनकी ये जिम्मेवारी है, उनको ये पता नहीं है कि किस तरीके से ट्रंप ने ही कहा कि उन लोगों को मिस्र, उर्दन या सऊदी अरब में बसाना चाहिए। ये इनको पता नहीं है कि अगर ऐसा होगा, अगर ये जो ईरान इजराइल वार में किसी किस्म की कामयाबी होती इजराइल की, तो आप देखते ये दूसरी जो इनका टारगेट होता है यही कि वेस्ट बैंक और गाजा से इनको निकाल के अरब कंट्रीज में भेजते। ये इनको पता नहीं है, इनके पाँव तक ये जो आ गया है, मुसीबत आ गई है, लेकिन वो फिर भी अपनी जो है बेहिसी के आलम में है, या उनके वो देखते हैं कर कुछ नहीं सकते हैं, या उनकी मजबूरी है, या वो जो है या उनकी पॉलिसी यही है कि वो गाजा वालों को नहीं देखना चाहते, उनकी जो है वहां पर अमन नहीं देखना चाहते। ये बड़ी बदकिस्मती है। अब ये है कि सारे कंट्रीज पर ये तवज्जो होनी चाहिए। खासकर आप देखिए, इसमें से सबसे ज्यादा रोल मुस्लिम कंट्रीज के अलावा दूसरे कंट्रीज कर रहे। साउथ अफ्रीका देखिए, अभी जो है जो वहां पर जो है लैटिन अमेरिकन कंट्रीज किस तरीके से वहां पर कर रहे हैं, इसको सपोर्ट कर रहे हैं। या इवन अब जो है वेस्टर्न कंट्रीज, अभी जो है फ्रेंच प्रेसिडेंट ने कहा था हम एक कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं ताकि पैलेस्टाइन को हम रिकॉग्नाइज करेंगे। वो लोग ओपनली कहते हैं, इन्होंने सैंक्शंस लगाए फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर और दूसरों पर कि उन्होंने क्राइम किए हैं, उनको आने पर पाबंदी लगाई है। ये भी हो रहा है, अब ब्रिटेन में ये हो रहा है कि इनको इनके खिलाफ जो है इन पर सैंक्शंस लगाया जाए ताकि ये यहाँ जुल्म बंद। लेकिन मुसलमान ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने अपने दरवाजे इजराइल के लिए खुले छोड़ दिए हैं, वहां पर एम्बेसीज कायम किए, उनके साथ कारोबार कर रहे थे, उनके साथ बिजनेस पार्टनरशिप है। ये बड़ा अलमिया है, इसका कुछ नहीं चलेगा। ये हम बेहसी से सारे लोग इसका तमाशा देख रहे हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी कितने रेजोल्यूशंस पास हुए यूएन में, यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन में, यूनेस्को में, या इंटरनेशनल जो कोर्ट है वहां पर कितने इनके खिलाफ एक्शन, कुछ भी इसका असर नहीं हुआ। जी मधु साहब, अब इसके साथ जिस तरह से अगर हम देखें, अब बात ये भी है कि इजराइल कह रहा है कि हमने अपना हदफ हासिल कर लिया, ईरान कह रहा है कि तुम जो चाहते थे वो नहीं कर पाए। यानी जिस तरह से आपने भी जिस बात का जिक्र किया, एक तो यूरेनियम की जो अफसूदगी है, ये जौहरी तवानाई हासिल करना है, वो हम प्रोग्राम जारी रखेंगे और वो हमने पहले ही मुंतकिल कर लिया था। और फिर इसके साथ साथ यानी रेजिम चेंज की बात वो धरी की धरी रह गई। अब बात यह है कि इजराइल ने हासिल किया। अब दूसरी बात यह है कि क्या इजराइल की जानिब से फिर कोशिश की जाएगी, और किस वजह से इजराइल जो है ईरान को निशाना बनाता रहा है। अब क्या यानी ख़ुद ईरान के बकौल क्या भरोसा किया जा सकता है कि अब आगे इजराइल की जानिब से कोई ऐसी कार्रवाई, क्योंकि इंटरनल कार्रवाइयाँ बिलखुसूस
पहले ईरान में की गई दहशतगर्दाना हम कहेंगे, स्पाइस के ज़रिए, दहशतगर्दों के ज़रिए, स्लीपर सेल्स के ज़रिए। जी देखिए, इसमें दो चीजें हैं जो मैं पहले से कहता था, मैंने कई बार देखो कई और चंदों पर कहा। ईरान को अपना जो इंटरनल सिस्टम है उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। इसमें आपने देखा ये पहली बार नहीं, इससे पहले इस्माइल हानिया की जो है वहां पर ही शहादत हुई है, वो मारे गए वहां पर। और इंटरनल खबर उनको मिली। आप देखिए जब हमला होता है, ड्रोन हमला या स्ट्राइक होती है, वो मिनटों तक इसको खबर रखते हैं, यानी कि 2 मिनट पहले वो उसके साथ होगा, क्योंकि उसको जब तक वो हमला करता है आधे घंटे पहले वो उनको इंफॉर्मेशन देता है कि वो कहाँ पर है। इसी तरीके से वो हमला करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है एक तो। और इसके अलावा हमने देखा है ये भी कि आप देखिए कि कितनी, यानी कि हिजबुल्लाह का कितना सिस्टम कमांड तक बर्बाद हो गया है, क्योंकि उनका भी ये जो है जिस तरीके से उन पर जो है टेजर अटैक हुआ जी, सारा जो उनका जो सिस्टम और जिसके बाद बहुत कमजोर पड़े वो। ये चीजें एक तो ये है। दूसरी बात ये हकीकत है, अमेरिका पर भरोसा नहीं करना है, क्योंकि अमेरिका ने 2 महीने उनको एंगेज रखा और ये उम्मीद दी, ये दुनिया को बावर किया कि हम एग्रीमेंट के करीब है जी। और दूसरे ही दिन उनको दूसरी साइड से इजराइल को एनकरेज करता रहा, उनको पूरी मदद कर रहा था कि वो इन पर हमला करे। उसने कहा, यही कहा उसने, मैंने 2 रोज तो खुद कहा, ये जो है ट्रंप जो है मुंह फट है इस मामले में, ओपनली कहता है कि मैंने क्या किया। अब तो एक तो जो है भरोसे करने की बात नहीं है, वो जो कहते हैं ना अंग्रेजी में वंस बिटन ट्वाइस शाई, और अगर गलती एक बार हुई दूसरी बार नहीं होनी चाहिए। एक तो ये है। दूसरी बात, इजराइल मुझे लगता है कभी भी जो प्रेजेंट सिचुएशन में अभी वो जो उसने इसको जख्म लगे, जितने वो ब्रूस हो गए, ब्रूसेस लग गए जी, जो जख्मी जिस तरीके से हुआ है, फिलहाल फॉर टाइम बीइंग वो कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा ईरान के खिलाफ जी, क्योंकि जो इसकी जो था इजराइल के बारे में जो एक इंप्रेशन दिया रहा था, ये अनडिफीटेबल एक पावर है। जी हाँ, खत्म हो गया वो अब उसका जो है वो भरम जो था कम हो गया। उसका जो है वो नहीं रहा। वो इसके जो कहते थे इसमें हाई टेक्नोलॉजी है, ये इसकी मोसाद ये है, ये सारे चीजें जो होते हुए भी उसमें वो नहीं रही, यानी कि वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो ईरान जैसे पावर के साथ कन्फ्रंट करे। अगर इसकी मदद कोई यूएस, जर्मनी और ब्रिटेन खासकर नहीं आते जी हाँ, तो उसकी हालत और दुर्गत बन जाती। इसलिए वो फिलहाल कुछ नहीं करेगा, अभी वो असेसमेंट ही करेगा इसके लॉसेस कितने हैं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ये 20-25 बिलियन डॉलर का लॉस है जी, क्योंकि एक मिसाइल इतने कॉस्टली थे, इसके अलावा जो वहां पर डिस्ट्रक्शन हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा, ऑयल रिफाइनरी थी यही 4.5 बिलियन डॉलर की थी जो है। इसके अलावा लोगों की मोबिलाइजेशन, एयरलाइंस जो है, एयरपोर्ट खत्म हो गया, टूरिज्म खत्म हुआ, वो श्रिंक हो गया इसकी इकोनॉमी। तो ये जो है इसके लिए जो है अभी इसको बहाल करने में उससे महीनों लग जाएंगे। लेकिन ये है कि कभी भी दुश्मन से हमेशा होशियार रहने की जरूरत है। ये नहीं है कि हाँ जी जाए उसकी ग्लोरी में, उसके जश्न में अपना जो है गार्ड को नीचे निकालने की जरूरत नहीं है। मसूद साहब, यहाँ पर इस नुक्ते के साथ अगर हम देखें, क्योंकि इज़राइल ने हमेशा जो है ख़ित्ते में किसी और को ख़तरा बताया, अमेरिका ने इसी ख़ित्ते में किसी और को ख़तरा बताया, कभी इराक़ को बताया गया, कभी मुसलसल जो है ईरान को बताया जाता रहा है, आपस में जो है यानी जो मुस्लिम ममालिक हैं, अरब ममालिक हैं, उनको लड़ाया जाता रहा है आपस में भी, और इवन जो है ईरान के साथ बिलखुसूस अगर हम देखें। तो अब यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा कि दुनिया देख रही है कि दर हकीकत ख़तरा कौन है, न सिर्फ रीजन के लिए बल्कि क्या ये भी एहसास हो रहा है कि दुनिया के लिए कोई ख़तरा बन रहा है, जिस तरह की दादागिरी ईरान। मैं रशिया और चाइना के रोल के हवाले से आपसे जानना चाहूँगा कि ये क्या कर रहे हैं, इस मामले में भी क्या उनका रोल रहा है?
देखिए, पहले दुनिया को पता है इसमें किसका क्या रोल है, ये सबों को पता है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है, वही गवाह भी है, जज भी है, वकील भी है, सारा कुछ अपने ही करते हैं, जो मर्जी है, जिसको सजा देनी होती है उस वक्त यूनाइटेड नेशन कहीं नहीं होता है। जब आप उन्होंने इराक पर हमला किया, यूनाइटेड नेशंस की सैंक्शन नहीं थे, उसमें कोई भी बयान नहीं दिया उस वक्त, वो उससे दूर रहा। ये इन दोनों कंट्रीज ने आपस में किया, बस ब्रिटेन और इसने, और फिर दूसरे मुल्कों को। इस वक्त को चूंकि बड़ी पावर है, किसी में हिम्मत भी नहीं है उसकी कंडेमनेशन करे। एक तो ये है। अब चूंकि अब नए पावर्स पिछले, उसके बाद अब नई सिचुएशन इमर्ज हो रही है। अब अमेरिका जो यूनिपोलर वर्ल्ड का लीडर माना जाता था, तो अब वो नहीं रहे। अब चाइना भी उभर रहा है, दूसरे कंट्रीज भी उभर रहे हैं, जिससे जो है हालात तब्दील हो रहे हैं। ये ट्रंप समझ रहा है अब। आप देखिए, कल ही जब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर सदर पुतिन से मिले, उसके बाद ये डेवलपमेंट्स, और जो मेदवेदेव उनका जो पहले फॉर्मर प्रेसिडेंट है, जिस तरीके से उसने बयान दिया कि ईरान को न्यूक्लियर हथियार दिए जाएंगे, हालांकि उसके बाद में ये वजाहत दी कि हम नहीं देंगे, कुछ दूसरे कंट्रीज देंगे, तैयार है देने के लिए। जी हाँ, तैयार है देने के लिए। तो ये एक अलार्म बेल थी उस तरफ, इस आदमी की, इस कंट्री की तरफ से, जो बड़ा पावर है, जिसके पास हालांकि इकोनॉमी उनकी खराब है, लेकिन उनके पास मिलिट्री पावर है, मिसाइल्स है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स है, हाई स्पीड के जो टैंक्स है, आर्मोर्ड है, कार्स है, वो किसी भी तरीके से ये एक सिग्नलिंग हो है। और इसके बाद ही आप देखिए, ये जो है सीज फायर की बात शुरू होने लगी है। हो सकता है इससे पहले होती थी, लेकिन जो पिकअप इसने किया, तेजी जो इसमें आई, उसके बाद ही आई जी। ये चीजें जो है वो भी देख रहे हैं कि ये पॉलिटिक्स में ये है, अगर चाइना और रशिया को लगे जी कि अमेरिका कमजोर पड़ा है कहीं, तो इसमें वो कूद जाएंगे ताकि और उनको धक्का लगे। ये वही वाइस वर्सा, वो भी यही करेंगे जी जी। ये चीजें सियासत में एक को, अपने दुश्मन को जो है नीचे करने के लिए एवरीथिंग दे विल डू। और दूसरी बात जी, ये रशिया को भी एहसास हुआ, जो इनकी पसंद, उनका जो है इन्फ्लुएंस, अगर वो इस वक्त ईरान को बचा नहीं सकेगा, ऑलरेडी असद रजीम जो है कोलैप्स हो गई है। रशिया का इस रीजन में कोई दोस्त नहीं रहा है, दे आर ऑल प्रो अमेरिकन। तो इसलिए इसके लिए भी जरूरी है कि उनके जो एलाइज है वो रहे, ताकि इस रीजन में इसकी प्रेजेंस रहे। ये चीजें बहुत जरूरी है। मंजूर साहब, यहाँ पर मैं ये जानना चाहूँगा कि इजराइल ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज़ की एक पुलिस चौकी की तरह जो है उसको एक नाजायज़ तौर पर उसको जो है क़ायम किया गया, लेकिन ठीक है, अब जो जुल्म ज़्यादती फ़लस्तीनियों पर चल रही है, भाई इजराइल को फ़िलहाल तो वो हुकूमत कर रहा है अपने तौर पर, बल्कि दूसरों पर भी मुसल्लत है, दूसरे इलाकों में भी पूरा यानी कब्ज़ा करना चाहता है, लेकिन जितने पर भी है, अगर ये थोड़ा सा यानी रिलीफ दे दे, अपने मजालिम को बंद करे, तो फिलहाल तो मतलब सारी चीज़ें उसकी चल रही हैं, लेकिन इसके बावजूद ये जो उसका जुल्म चल रहा है, इसके पीछे की वजह क्या देखते हैं आप? यानी एक जारहाना जी, वजह अमेरिका है। अमेरिका क्या चाहता है? सवाल यहाँ पर ये है। अमेरिका ने क्लियरली कहा कि फलस्तीनी को वहां से निकलना चाहिए। जो पहला बयान उसने दिया है जी, वही इसकी बॉटम लाइन है। उसमें कोई कमी नहीं आई है। वो है, वो चाहते ही ऐसा हो जाएगा, लेकिन क्या ऐसा हो सकेगा वो एक क्वेश्चन है। लेकिन वो इसका इंटेंशन दिखाता है, वो क्या चाहता है वहां के लोगों को करते। अच्छा मंजूर साहब, यहाँ पर सवाल ये है कि फलस्तीन ही क्यों? क्या सिर्फ जो हमको मेटेरियलिस्टिक जो चीजें नजर आ रही हैं वही चीज है, या फिर इसके साथ साथ कुछ रिलीजियस यानी इजराइल के वो भी मामलात हैं? ये सबों को पता है किस तरीके से उनको लाया, यूरोप से, इवन सोवियत यूनियन से लाया गया उस वक्त। अभी रिसेंटली रिपोर्ट है जो 90 लाख है वहां पर जो आबादी टोटल है इनकी, उनमें से 20 लाख जो है रशियन ओरिजिन के, उनको लाया गया, वहां से लाया गया, बिठाया गया, एक स्टेट तसल्लुत की गई उन पर, फलस्तीनी पर। ये एक कहानी है, सबको पता है
इसमें जो कही है, लेकिन ये है इस लैंड को किसी तरीके से ये ग्रैब करना चाहते हैं। हाँ, एक मकसद है इनका। कहते हैं कि पलस्टाइन जो है उनके लिए जॉर्डन है, जॉर्डन में तकरीबन वो कहते हैं 30% जो फलस्तीनी रहते हैं उनको वहां जाना चाहिए, क्योंकि वेस्ट बैंक जो हिस्सा है वो पहले ही जॉर्डन का हिस्सा था। जी जी, उसमें ये तो यही कहते हैं कि इनको क्या दूसरी रियासत बनाने की जरूरत है, इनको वेस्ट बैंक जाना चाहे, जॉर्डन में रहे, अगर कोई बचा खुचा है तो उसको जो है सेनाई भेजा जाए मिस्र की तरफ। जी, मिस्र की तरफ। उनका ये तो उनका क्लियर स्टैंड है। अब इस वक्त वो जो कहते हैं ना, कैट इज आउट ऑफ द बैग, पहले ये चीजें अंदर रखी थी, लेकिन ट्रम्प जब आया तो उसने ओपनली ये कहा, उसने इस पर कोई भी ये नहीं कहा कि नहीं होना चाहिए ऐसा। तो ये चीज है, बहुत फर्क। मंजूर साहब, बिल्कुल प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में पहुंच रहा हूं, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या ट्रम्प के हवाले से, क्योंकि ट्रम्प ने शायद पूरा मन बना लिया है कि वो नोबेल पीस प्राइज ले लेंगे और तजावीज़ भी जो है उनके लिए आ रही हैं और ये जंगें बंद करवा रहे हैं, लेकिन दूसरी इसके साथ साथ बहरहाल जालिम के तो मुकम्मल सरपरस्त बने हुए हैं इसराइल के, गजा के हवाले से बिलखुसूस अगर हम देखें तो। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि ये भी इंटरनेशनल मीडिया में बात तबसरे चल रहे हैं कि ट्रम्प को भी यानी मुखालिफतों का सामना है, यानी कोई एक ऐसी ताकत है जो कुछ और चाहती है, ट्रम्प कुछ और चाह रहे हैं। तो क्या ये भी लग रहा है आपको कि कुछ इनमें भी जो है आपसी तजाद चल रहा है? अभी रिसेंटली अमेरिका के 50 स्टेट्स में जी इनके खिलाफ इतने बड़े मुजाहिरे हुए, खासकर कैलिफोर्निया में जो उसने किया था उस पर लड़ाई हुई सेंटर और स्टेट के दरमियान। जो पहले यहाँ कहीं देखते थे कि सेंटर और वहां पर इतनी जो उसने फौज लाई वहां जी हाँ, लॉकडाउन तक करना पड़ा है, वहां पर रिजेंटमेंट है। इनके अपने कुछ लोग हैं जो कहते हैं ये डेंजरस है हमारी सिक्योरिटी। कल ही ये जो कहा एक डेमोक्रेट्स ने ये किया है कि इसको कांग्रेस और सेनेट की मंजूरी लेनी चाहिए थी अटैक करने के लिए। ये चीजें हो रही है तो, लेकिन ट्रम्प है जी, ट्रम्प चूंकि इसको एक हार्ड लाइन सब तो वहां पर मौजूद है, इसकी वजह से वो चल रहा है जी। अब देखना ये जो है एक वो आइडियोलॉजी है अमेरिका फॉर अमेरिकन जो है वो लोगों को अच्छा लग रहा है, वहां के लोगों को, जो इसने इमिग्रेशन पॉलिसी है या दूसरे पॉलिसीज की है तो उससे उनको लग रहा है कि शायद ये हमारे लिए काम कर रहा है। तो ये चीजें बहुत अहम है जी। मंजूर साहब, अब ये इस जंगबंदी के बाद यानी अगर हम ईरान की तरफ देखें और दूसरा इजराइल की तरफ भी देखें, इजराइल में भी बहुत सारे भारतीय हैं और ईरान में भी बहुत सारे भारतीय हैं, तो इनका अब जो है किस तरह से होगा? जैसे स्टूडेंट्स की बात करें जो ईरान से वापस आए, जो अभी जो है वो तो जा सकते हैं वापस, क्योंकि उनको जो है वो तो मेडिकल पर्पसेस के लिए वहां पर ज्यादातर मेडिकल स्टूडेंट 25,000 के करीब थे, उनमें से कश्मीर के भी बहुत सारे हैं, सैकड़ों है, वो भी है। तो इजराइल में जो जाते हैं वो हाईटेक में जाते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं, हाईटेक में जाते हैं, और कुछ जो ये भी कहते हैं कुछ वहाँ जो है शायद सिक्योरिटी फोर्सेस में भी जाते हैं। तो वो जो चूंकि वो कोई सिटीजनशिप वहाँ का लेना चाहिए, यहाँ के पहले गए हैं मिजोरम से, जो वो कहते हैं ना लॉस्ट ट्राइब एक कहते थे, तो उसके लोग वहां पर गए, सेटल गए हैं, लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। बेसिकली इंडिया को रिलेशन दोनों के लिए अच्छे थे, लेकिन ये है कि जिस तरीके से शायद आपने देखा होगा मिसेस गांधी ने एक लेटर लिखी अभी रिसेंटली, जिसमें इन्होंने गवर्नमेंट हुकूमत हिंद को कहा था कि इन्हें ओपनली जो है मजम्मत करनी चाहिए थी जो ईरान पर अटैक हुआ था, क्योंकि वो कहते हैं हमारे इजराइल के साथ भी ताल्लुकात अच्छे हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं अगर कोई दोस्त भी गलत करे हम उसकी हिमायत करेंगे। तो एक चीज तो ये है, और दूसरी बात जो ये हुआ है वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया ने जो रेजोल्यूशन हुआ था कंडेमनेशन का अगेंस्ट इजराइल, उसमें इंडिया ने नहीं साइन नहीं किया है। इसके अलावा जो यूनाइटेड नेशन में वहाँ एब्स्टेन रहे, थोड़ा इससे तो कुछ न कुछ थोड़ा बहुत गर्माहट में थोड़ी बहुत कमी आ जाएगी, लेकिन इनके साथ ट्रेड रिलेशंस है, चाबहार पोर्ट है, दूसरी चीजें हैं,
वो और ईरान के सैंक्शंस के बावजूद इंडिया इनसे इंपोर्ट कर रहा था, साल हर साल जो है ऑयल इंपोर्ट कर रहा था। इसके बार्टर सिस्टम के तहत यहाँ से ये चीज मिल रहे थे, लेकिन फिर बाद में वो भी इसमें जो है अमेरिका ने धमकी दी तो वो भी हुआ। लेकिन इनके इजराइल के साथ इंडिया के जो है स्ट्रेटेजिक रिलेशंस, डिफेंस रिलेशंस बहुत बढ़ गए हैं। स्पेस में, टेक्नोलॉजी में, आईटी में, एग्रीकल्चर में। पहले एग्रीकल्चर में ज्यादा ये लोग थे। आपके हैदराबाद में जो उन्होंने काम किया है, वो जो जमीन में जो है हाई प्रोडक्शन के लिए, हरियाणा में बहुत इनके थे रिसर्च सेंटर्स, वो चलेगा, वो इनका है। आफ्टर अमेरिका, इजराइल इज देयर नंबर 2 स्ट्रेटेजिक पार्टनर, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्टनर, खासकर डिफेंस और सेंसिटिव टॉपिक्स में, ये जो सब्जेक्ट्स है उसमें बड़े रिलेशंस है। मजदूर साहब, आखिरी सवाल करूंगा, वो ये है कि इकोनॉमी के हवाले से और फिर साथ ही साथ जो डिस्टर्बेंस हुआ है, यानी इन बिलखुसूस 12 दिनों की अगर हम बात करें तो इस हवाले से खुद भारत के भी कुछ इन्वेस्टर्स हैं, कुछ कंपनियां हैं। अगर हेफा की बात करें तो बड़ी तबाही आई है, उस हवाले से रिपोर्ट्स मुकम्मल नहीं आई। उसके असरात हमारे पास, हमारे ट्रेड पर, हमारे स्टॉक पर क्या कुछ ये बात चल रही है, कुछ पर्दादारी चल रही है? नहीं, देखिए, हम कभी कभी ना ये बहुत इसको, मसलन ये जो हैफा पर, ये जो कहते हैं पोर्ट पर हम, ये बड़ी बड़ी चीजें है ना, ये इंश्योर्ड होते हैं बड़े कंपनीज के। मसलन अभी जो मैं इसकी एक मिसाल बताऊंगा, अभी जो बोइंग का हादसा हुआ है, ये बड़ी कंपनी का इंश्योर्ड होगा, उसको अपना पैसा तो मिलेगा, कुछ कम मिलेगा तो, लेकिन ये इसमें नुकसान ये होता है, प्रोडक्शन अगर इफेक्ट हो जाएगी, उसका तो कोई गारंटी तो नहीं देगा ना। प्रोडक्शन है, अगर वो 2 महीने के लिए रुकी या कुछ टाइम के लिए रुकी तो इससे नुकसान होता है। और फिर ये भी जो है इन्वेस्टर है, वो 2 बार सोचता है। जहां पर अनसर्टेनिटी है, जहां पर कुछ यानी कि स्टेबिलिटी नहीं है, क्या मैं वहां इन्वेस्ट करूं या नहीं, एक तो ये है। दूसरी बात, हम ये भूल रहे हैं कि इजराइल एक छोटी सी कंट्री है, 9 मिलियन लोगों की है जी। तो इनके साथ जो कारोबार है 7-8 बिलियन डॉलर का है, इसमें दोनों साइड का है जी। नॉट लाइक जैसे चाइना और इंडिया का जो कारोबार है वो तकरीबन 140-50 बिलियन डॉलर है। इस तरीके से जो है अमेरिका के साथ जो कारोबार है वो भी 200 बिलियन डॉलर के करीब। ये बड़ी बड़ी कंट्रीज है जिनके साथ अगर कुछ रिलेशंस खराब हो जाएंगे तो कारोबार पर असर पड़ेगा। गल्फ कंट्रीज के साथ, गल्फ कंट्रीज से जो रिमिटेंस आती है वो 70 बिलियन डॉलर के जी। और यूएई के साथ अलोन जो है 70-80 बिलियन डॉलर का ट्रेड है। ये चीजें बहुत बड़ी है। तो वहां उनके पास छोटी है, उनके साथ इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आप देखिए, एक तरफ 140 करोड़ का जो मुल्क है जी, उसकी रिक्वायरमेंट है, इसका बिजनेस कितना होगा, तो दूसरी तरफ जो है 90 लाख का, उसका कितना उनके साथ ट्रेड हो सके। बिल्कुल, इसमें ज्यादा नहीं है, लेकिन बड़ी बड़ी कंट्रीज है, गल्फ रीजन है, यूरोपियन यूनियन है, जो बड़े पार्टनर्स है इंडिया के, ट्रेड पार्टनर्स है, अमेरिका है, चाइना है, दूसरी कंट्रीज है, वो इम्पोर्टेंट वो है। अगर उनके साथ कोई गड़बड़ रहेगा तो उसका असर पड़ सकता है। यकीन। बहुत बहुत शुक्रिया मंजूर साहब, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, बहरहाल यही देखने वाली बात है कि जिस तरह से जंगबंदी हुई है, अब इस जंगबंदी के हवाले से क्या इजराइल पर वाक़तन मुकम्मल तौर पर भरोसा तो नहीं किया जा सकता, जिस तरह से खुलकर ईरान ने भी कह दिया है। और आगे डायरेक्ट वॉर ना सही, लेकिन इनडायरेक्ट जिस तरह से प्रॉक्सीज़ के ज़रिए, जिस तरह से अपने मैसनरीज़ के ज़रिए इजराइल की जानिब से दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में, बिलखुसूस अरब दुनिया में, अरब ममालिक में जिस तरह से इसकी कार्रवाइयाँ ढके छुपे अंदाज में चलती रही हैं, जो इस दौरान अगर हम देखें तो वो मंज़र पर भी आई हैं। तो क्या उस तरह की कुछ शरारतें, तशद्दुद और दहशतगर्दाना वाक़यात को वो जारी रखता है, या कुछ वक्त के लिए वो रुकता है? और फिर अगर रुकता भी है तो फिर आगे के हवाले से इसका कोई जो है भरोसा तो नहीं किया जा सकता। यहाँ पर मंजूर साहब ने जिस तरह से बुनियादी तौर पर बात की कि यकीनन ईरान की जानिब से जो हमला किया गया और जिस तरह से जवाब दिया गया इजराइल को, तो ये एक बड़ा वाज़े एक पैगाम सारी दुनिया को गया कि ये इजराइल को जिस तरह से एक
एक उसके एक हवा खड़ा कर दिया गया था कि ये नाकाबिल तस्खीर है, या फिर इसको जो है कोई यानी डिफीट नहीं दिया जा सकता, और ये जो है अपनी टेक्नोलॉजी में बड़ा यक्का व तनहा है, वो सारी चीज़ें चुकनाचूर हो गई हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि सारे इंसाफ पसंद जिस तरह से आज हम देख रहे हैं कि अमन मुज़ाकरात के लिए या फिर जंग बंदी के लिए जिस तरह से आगे आए हैं, काश के ये गज़ा के मामले में भी आगे आएँ और गज़ा में जो मासूमों का खून बह रहा है इसको रुकवाने के लिए का आगे बढ़ें। न सिर्फ सारी दुनिया की हम बात कर रहे हैं, बल्कि मुस्लिम दुनिया और जो अरब ममालिक हैं वो कम अज़ कम अब होश के यानी नाखुन लें, होश की जो है अपनी होशमंदी का मुजाहरा करें, और कम अज़ कम इस हवाले से कोई पेशरफ्त करें कि इस इज़राइल को जो नाकाबिल तस्खीर नहीं है, जो बिल्कुल खोखला है, इसको अगर एक मुल्क इस तरह से उसकी हालत कर सकता है, घुटनों पर उसको ला सकता है, अगर ये सारे ममालिक मिल जाएं तो सोचे क्या होगा और किस तरह से मदद होगी फ़लस्तीनियों की, किस तरह से मदद होगी गाज़ा वालों की, और इनका जो कत्ल आम जारी है वो न सिर्फ रुकेगा बल्कि अगर ये सब मुत्तहदा तौर पर कोई एक सफारती तौर पर और हर एतबार से जिस तरह से जवाब देना चाहिए इस ताकत को, तो फिर ये यहाँ से उखड़ जाएगा, या कम अज़ कम अपने जाबिराना जो रविश को इख्तियार किया हुआ है वो उससे रुक जाएगा। इस बात की ज़रूरत है। इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्ताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफ़िज़।